नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रुबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम किसान आंदोलन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसे 1 साल पूरा हो गया है और आज ही संविधान दिवस भी है। शायद यही वजह थी कि किसान संगठनों ने आंदोलन के लिए आज का दिन चुना। जिस मकसद से आंदोलन शुरू हुआ था, 1 साल पूरा होने से पहले ही वो मकसद हासिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। उम्मीद ये थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, होता हुआ दिख नहीं रहा। अब तो किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। आज हम आपको नीति आयोग की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश होगी कि कैसे हर फसल पर एमएसपी देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। सही सुना आपने। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 साल पूरा होने पर किसानों ने जश्न कैसे मनाया। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और 1 साल मुकम्मल होने पे हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी। हम देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बड़ा फैसला लिया, 3 बिलों को वापस किया। पिछले साल संविधान दिवस को हमने चुना था ताकि इस देश का अन्नदाता इस देश के संविधान में दिए गए अपने अधिकार हासिल कर सके। ठीक 1 साल पहले जिस मकसद से किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो पूरा तो हो गया है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। खुद किसान इसे जीत की तरह देख रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलन के 1 साल का जश्न मनाया गया। पिछले 1 साल से दिल्ली के ये 3 बॉर्डर किसान आंदोलन की पूरी धुरी बने हुए हैं। दिल्ली की इन 3 सीमाओं से बनी रणनीति की वजह से ही ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। इन सीमाओं पर दिन रात डटे रहे किसानों के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। इसीलिए आज जश्न मनाया जा रहा है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा लंगर चल रहा है। पिछले 1 साल में किसान कई बार ऐसा लंगर लगा चुके हैं, जहां सभी को पिज्जा खिलाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों के इस आंदोलन का नया स्वरूप दिख रहा है, जहां आंदोलन में झंडे, बिल्ले और दूसरे मर्चेंडाइज भी खूब बिक रहे हैं। कि हम प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खुले खत का वो जवाब देंगे। किसानों पे केस है, किसानों को जो शहीद किसान है उनको मुआवजे का सवाल है, और एमएसपी पे जो कमेटी बनानी है उसकी क्लैरिटी चाहते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर कर दें तो ये आंदोलन अपनी जीत की तरफ अग्रसर हो चुका है। असल में पिछले कुछ महीनों से यहाँ किसानों की काफी कम संख्या रह गई थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया, किसानों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी। खास तौर पर 1 साल पूरा होने के मौके पर पंजाब के दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ आए हैं। पूरे भारत के किसान भाई और सारी किसान जथेबंदियां बधाई के पात्र हैं, जिनके सख्त आंदोलन की वजह से सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन में राकेश टिकैत चेहरा थे, इसलिए आई लव यू टिकैत लिखे हुए ये पोस्टर भी बिक रहे हैं। यहाँ भी किसानों के बिल्ले, टोपी, मास्क, स्टिकर सब बिक रहा है। सरकार ने हमारे किसान भाइयों से बड़े बड़े झूठे सच्चे वादे करके सरकार बनाने का काम करा, और जिस टाइम सरकार बन गई उस टाइम किसान की तरफ से बिल्कुल आंख मीच कर सो गई। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, तो उनको यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि देने आए हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें हमारी सारी मांगें मानी जाएंगी। सरकार को ये उम्मीद थी कि ये कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब इस आंदोलन को एक नई गति से मिल गई है और किसान अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों को एक जीत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें दूसरी का इंतजार है। क्या क्या मंजिल अभी बाकी है? अभी तो बहुत है। गारंटी कानून एमएसपी पे है, बहुत से सवाल अभी है। देश के अन्नदाता के पेट का सवाल है। इस सवाल पे संघर्ष हम छोड़ नहीं सकते। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा उस पे बाद में चर्चा की जा सकती है। किसान भले ही एमएसपी पर कानून पास करने की मांग पर अड़े हों, लेकिन सरकार को ये पता है कि एमएसपी लागू होने से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा।
जानकार ये कहते हैं कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी कानून बनाने से बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, फसलों का निर्यात कम हो जाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि किसानों की फसलों के लिए सरकारी दाम से ज्यादा बेहतर खुला बाजार रहेगा। इन नए कृषि कानूनों पर नीति आयोग के एक वर्किंग पेपर में क्या लिखा गया है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। हॉर्टिकल्चर, दूध और फिशरीज जैसे क्षेत्रों में सरकार का या मंडियों का हस्तक्षेप नहीं है और ये क्षेत्र 4 से 10% सालाना दर से बढ़ रहे हैं। जहन में रखिएगा, अनाजों में एमएसपी और सरकारी हस्तक्षेप है। इसके बावजूद आप देखिए 2011 और 12 के बाद इनमें सालाना वृद्धि दर सिर्फ 1.1% रही है। इसी वर्किंग पेपर में गन्ने का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि कैसे एमएसपी तय होने के बावजूद गन्ने का किसान आज भी परेशान है, क्योंकि किसानों का प्राइवेट चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया रहता है। इसी वर्किंग पेपर में यह भी लिखा है कि भारत कुछ फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर रहा है और खाद्य तेल और दलहनों का भारी मात्रा में आयात कर रहा है। उन फलों और सब्जियों का भी आयात बढ़ रहा है जिन्हें देश में ही उपजाया जा सकता है और उनसे किसानों को अच्छी आय भी मिल सकती है। दूसरा पक्ष क्या है? एमएसपी का समर्थन करने वालों का, किसानों का, जो ये और आर्थिक जानकारों का, उनके अपने तर्क हैं। उनका ये कहना है कि किसानों की संख्या करीब 60 करोड़ है। अगर सरकार इन सबकी फसलें एमएसपी पर खरीदती है तो उनके हाथों में पैसा आएगा, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और आखिर में ये जो पैसा है वो जीडीपी बढ़ाने के ही काम आएगा। विजय सरदाना जैसे अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि सारी फसलों को एमएसपी पर बेचना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही गोदामों में एमएसपी पर खरीदा गया अनाज सड़ रहा है। कोई भी समझदार आदमी, इंक्लूडिंग चरण सिंह जी की आप किताब पढ़ें कि लोगों की ये मांग बिल्कुल नाजायज है कि सरकार हर चीज में दखल करे, सरकार बताए कि क्या बिकेगा, क्या खरीदेगा, किस रेट पे खरीदेगा। तो कम्युनिस्ट कंट्री में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फर्क रहा? आज भी एफसीआई जितना खरीदता है उतना वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते। इसका 4 लाख करोड़ आज भी गोडाउन में सड़ रहा है। तो आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं या किसान ये नेता उम्मीद करते हैं कि टैक्स पेयर के ऊपर लोड डाला जाए, टैक्स पेयर से पैसा वसूली की जाए, किसानों की जेब भरी जाए और गोडाउन में वो माल सड़ता रहे? जबकि किसान नेता योगेंद्र यादव का ये कहना है कि ये अर्थशास्त्र का झूठ है। उनके अपने तर्क हैं कि सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के बावजूद सरकार का जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही खर्च होगा। बड़ी फसलों को सरकार एमएसपी के अंदर ला सकती है, क्या ये व्यवहारिक है? टोटल 9 लाख करोड़ रुपया इस देश की सारी फसलों की कीमत है। सरकार खरीदेगी तो 9 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, पर मेरे दोस्त वो तब होगा अगर सरकार खरीद के फसलों में आग लगा दे, उसको हिंद महासागर में फेंक दे। ये तो हम नहीं कह रहे ना, खरीदेगी तो बेचेगी भी तो सही। 50,000 करोड़ रुपए सरकार की जेब से देना पड़ेगा। कितना होता है 50,000 करोड़ रुपए? इस देश के बजट का 1.6%। 60% लोगों के लिए 1.5% पैसा खर्च नहीं कर सकती है सरकार। उधर किसानों के आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर राजनीति भी हो रही है। किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब में चुनाव है और वहां अरविंद केजरीवाल की पूरी नजर है। इसीलिए आज दिल्ली विधानसभा से उन्होंने किसानों के समर्थन में रैली जैसा भाषण दिया। एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। दिल्ली से एबीपी न्यूज के लिए मनोज वर्मा के साथ अभिनव गोयल की रिपोर्ट। देखिए, बात जो भी हो, सच्चाई ये है कि दोनों ही पक्षों को टेबल पर बैठकर इसे सुलझाना होगा।
सड़कों पर आंदोलन को आगे ले जाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना अर्थव्यवस्था के लिए, ना किसानों के लिए, ना आम जनता के लिए। किसान पॉलिटिक्स के बाद अब उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के समीकरण को डीकोड करना है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में छोटे छोटे दलों को तेजी से अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। गणित के पैमाने पर तो ये वोट बैंक बढ़ाने का सटीक फॉर्मूला है, लेकिन राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और गणित से हटकर काम करता है। भले ही अखिलेश को गठबंधन अपनी ताकत लग रहा है, लेकिन इसके रास्ते में खतरे भी कम नहीं है। अखिलेश के लिए गठबंधन किस तरह सरदर्द हो सकता है, अब आप इस रिपोर्ट से समझिए। राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए, और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में गठबंधन की ताकत से बीजेपी को मात देने का ख्वाब देख रहे हैं। समाजवादी के किले में छोटे छोटे दलों के शामिल होने को जीत की गारंटी मान रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लाने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। पहचान गए, समझ गए। बहुत जल्दी गठबंधन पूरा हो जाएगा। मेरठ में भी ऐतिहासिक रैली होगी, जो ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की हार दिलाएगी। अखिलेश अब तक पूरब से पश्चिम तक गठबंधन का जाल फैला चुके हैं और वो वोटों के लिए राजनीति शास्त्र से ज्यादा समाज शास्त्र और गणित पर भरोसा कर रहे हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश पश्चिमी यूपी के 4% वोट पर दांव चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से उन्हें पूर्वी यूपी में 4% वोट मिलने की उम्मीद है। महान दल के केशव देव मौर्य से वो 5% वोट की बाजी खेल रहे हैं। संजय चौहान की जनवादी पार्टी के अलायंस से भी उनकी नजर पूर्वी यूपी के कुछ वोटों से है और सीजीपी के तुलेश्वर सिंह के दम पर अखिलेश सोनभद्र और आसपास करिश्मा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश गणित के दम पर भले ही कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ये राह कितनी मुश्किल है, इसका इशारा उनके ही सहयोगी दे रहे हैं। हमारे पास वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी काम करते हैं। मिर्जापुर में भी जिला पंचायत की एक सीट हम हारे हैं, एक सीट जीते हैं और एक सीट 100 वोट से हारे हैं। कुशीनगर में भी 2 सीट हम जीते हैं। अम्बेडकर नगर में हमने रैली की थी, वो अलग विषय। कभी बुंदेलखंड में हमने जालौन में रैली की और जालौन हमारा पहले से मजबूत जिला रहा। मुश्किल यही है, ज्यादा दलों का गठबंधन होने के बाद छोटे छोटे दल तो आपस में भिड़ेंगे ही। समाजवादी पार्टी में भी इसे लेकर संघर्ष छिड़ सकता है। खतरा बस इतना ही नहीं है, गठबंधन के सहयोगियों के लिए अखिलेश को अपनी सीटें उन्हें देनी होंगी। ऐसे में पार्टी के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उनकी नाराजगी बढ़ेगी। अखिलेश का गठबंधन जिन इलाकों में है, वहां से कई सीनियर नेता आते हैं और सीनियर नेताओं की नाराजगी जीत हार का अंतर बन सकती है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं का जमीन पर सहयोगी दलों से तालमेल मुश्किल हो जाता है और सहयोगी दल के वोट ट्रांसफर होने भी टेढ़ी खीर है। दूसरी ओर बीजेपी इसे योगी बनाम ऑल की लड़ाई बनाकर फायदा ले सकती है। जो एक परिवार में समट गया है, वह और पत्नी एक को सांसद बनाना चाहते हैं, स्वयं मतलब बनना चाहते हैं, बाकी सिमट गया। वो परिवार लेकर जो नहीं चल सकता है, परिवार भी लेकर नहीं चल सकते हैं। एक ट्रस्ट है इन लोगों का, एक ट्रस्ट चलाते हैं। उनका केवल एक ही धारणा है कि सरकार जब भी बनती उनकी तो लूटना है, डकैती डालना है। गठबंधन अखिलेश को अपनी सबसे बड़ी रणनीति लग रही है, लेकिन राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी रणनीति ही नाकामी का सबब बन जाती है।
अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत उठापटक होनी है और लगातार मास्टर स्ट्रोक में खबरों के जरिए आप तक वो उठापटक पहुंचाते रहेंगे। अब जरा बिहार का रुख करते हैं, क्योंकि नीतीश राज के आज 15 साल पूरे हुए हैं। पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन उनके रंग में भंग डालने का काम किया है नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने, जो ये कहती है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, जहां नीतीश के 15 साल के राज के बावजूद आधी से ज्यादा आबादी गरीबी का कहर झेल रही है। नीति आयोग के 12 पैरामीटर्स में से जो 5 है, उस पर बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार में सियासी पारा आसमान पर पहुंच चुका है। बिहार सरकार की नीति आयोग से भी ठन गई है। ये पूरी लड़ाई क्या है आपको दिखाएं, उससे पहले नीति आयोग की इस रिपोर्ट को आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कसीदे सुना रहे हैं। नीतीश के कसीदे सिर्फ इबारतों में ही दर्ज नहीं है, उनके नेता भी नीतीश वंदना में व्यस्त हैं। पारदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास और 15 साल बेमिसाल। कैसे बिहार को गर्त से लेकर जर्रा से उन्होंने आसमां तक पहुंचाया, फलक तक पहुंचाने का काम किया बिहार को। जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन युग अब नहीं है, बिहार में बिजली का युग है। नीतीश का ये गुणगान इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में उनके शासन का 15 साल पूरा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखेंगे, श्री नीतीश कुमार जी का 15 साल बेमिसाल का होली दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। नीतीश की पार्टी के नेता भले ही 15 साल बेमिसाल का उत्सव मनाएं, लेकिन देश की नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी संस्था नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार बेमिसाल नहीं है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के शासन के जश्न के रंग में भंग डाल दिया। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य साबित हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके ऊपर झारखंड आता है, जहां 42.16% आबादी गरीब है। सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 37.79% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 36% से ज्यादा आबादी गरीब है। और फिर मेघालय का नंबर आता है। सबसे अमीर राज्यों की बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, जहां 1% से भी कम आबादी गरीब है। गोवा में 3.76% आबादी ही गरीब पाई गई। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, जहां 3.82% लोग गरीब हैं। अमीर राज्यों में चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ 5% से कम ही लोग गरीब हैं। और अमीरों की इस लिस्ट में 5वां नंबर पंजाब का है, यहाँ करीब 5.5% लोग गरीब पाए गए हैं। नीति आयोग ने इस लिस्ट को तैयार करने के लिए हर राज्य को 12 पैमानों पर परखा। इनमें से 5 पैमानों पर सबसे निचली पायदान पर बिहार रहा, जबकि 6 पायदानों में 5 राज्यों की सूची में सबसे निचले स्थान पर बिहार था। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आधे से ज्यादा आबादी गरीबी से जकड़ी हुई है। पहले बिहार की इस तस्वीर को आप समझिए। बिहार की कुल आबादी है 12.23, लगभग 12 करोड़ के आसपास, और आंकड़ों के मुताबिक 6 करोड़ 35 लाख यानी लगभग 52% लोग गरीब हैं। इसे इस तरह भी आप समझिए कि बिहार में गरीबों की जो संख्या है वो फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। नीति आयोग ने जिन 12 पैमानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसके 5 पैरामीटर्स अगर आप सामने रख दे तो उस पे बिहार फिसड्डी साबित होता है। देश भर में कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है। यहाँ 51.88% जनसंख्या कुपोषित है। रिसर्च बताती है कि कुपोषण से जीडीपी को करीब 4% का नुकसान होता है। बच्चों के स्कूल जाने के मामले में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ 26.27% बच्चों का स्कूल का समय सबसे कम होता है और इससे जीडीपी को आप समझिए 1.5% का नुकसान होता है।
स्कूल जाने वाले बच्चों की साल दर साल निरंतरता के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है। यहाँ 9.8% बच्चे 8वीं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैटरनल हेल्थ वो भी बिहार में सबसे पीछे है। यहाँ 45.62% आबादी मैटरनल हेल्थ की सुविधा से वंचित है। कुकिंग फ्यूल आबादी इससे भी बिहार की सबसे ज्यादा वंचित है। 63.9% आबादी के पास ईंधन के साधन नहीं है। सिर्फ एक पैमाना ऐसा है जिस पर बिहार खुश हो सकता है और वो पैमाना है पेयजल की उपलब्धता। इस पैरामीटर पर बिहार दूसरे नंबर पर है। सिर्फ 1.7% आबादी को ही साफ पानी मुहैया नहीं हो पाता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के आने पर नीतीश कुमार और विपक्ष में जंग छिड़ गई है, लेकिन नीतीश सरकार रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, कहा कि फिसंडी राज है बिहार, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के बिल्कुल फिसंडी। विकास का जो नारा देते थे, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, जिसमें हर मामले में, हर क्षेत्र में बिहार पुनः फिसड्डी साबित हुआ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को, उनके अधिकारियों को कि 5 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी अगर बिहार बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो उसके लिए एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो है नीतीश कुमार। आप विकसित प्रदेशों का और विकासशील प्रदेश का, दोनों का विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नाप देंगे तब तो ये आपका तरीका गलत है। और ये तो एक तरह से जोर लगा के अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्य को हतोत्साहित करने की बात होती है। नीति आयोग को ये पहले एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए। संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में लिखा यही वो सत्य है जिसके आधार पर हमारे देश की नींव टिकी है, जिस पर हमारा देश चल रहा है, जिसके जरिए देश के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। लेकिन संविधान दिवस पर जो सियासत हुई उसमें साफ दिखा कि राजनीति अब किस मुकाम पर पहुंच गई है। सरकार अगर चाहे तो आईना सामने रखे, तबसरा करे और ये तय करे कि आने वाले दिनों में जब वो बिल पास कर रही है तो संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां ना उड़ाई जाए। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। हमारे बुनियादी हकूक को ये लोग छीन रहे हैं। दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये लिंचिंग कर रहे हैं। ये संविधान दिवस मनाने वाले ये संविधान के तहत क्यों नहीं चल रहे हैं? कांग्रेस सहित विपक्ष में मौजूद 16 पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में एनडीए, बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर, टीआरएस थी, जबकि शामिल नहीं होने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आप, अकाली दल, आरजेडी, एनसीपी, आरसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, केरला एम, आईयूएमएल, एआईएमआईएम और कभी बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा रही शिवसेना भी रही। आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? केंद्र में सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। विपक्ष के बहिष्कार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बड़े व्यथित हुए। कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें उनका दर्द झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं व्यथित हूँ। ये पीएम या पार्टी का नहीं, संसद का कार्यक्रम था। ये अच्छी परंपरा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने 2 दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी और खड़गे से बात कर ये बताया था कि उनके लिए बैठने के लिए
मंच पर व्यवस्था की गई थी। आज सुबह भी मेरे कार्यालय से उन्हें यह बात बताई गई थी, बात करके आमंत्रित भी किया गया था। मेरी शिकायत बस ये है कि प्रेस में जाने से पहले मुझसे बात करते तो अच्छा रहता। जीवंत लोकतंत्र तथा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए कांग्रेस की अपनी दलील है। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार लगातार संवैधानिक संस्थानों को चोट पहुंचा रही है, उसके कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं था। संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। ये दिवस को मना रहे लेकिन हैं, सवाल ये है कि क्या बात सिर्फ इतनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार विपक्ष ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया है? जाहिर है कुछ महीनों के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना चाहती हैं। लेकिन संविधान दिवस कार्यक्रम चूंकि किसी पार्टी का फंक्शन नहीं था, किसी सरकार का फंक्शन नहीं था, बल्कि संसद का कार्यक्रम था, और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसमें सबको शरीक होना चाहिए था। सभी देशवासियों को, यानी एक तरह से ओम बिरला ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संसद के कार्यक्रम में शामिल होना सांसदों का कर्तव्य था। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने संसद में कर्तव्यों की बात की, जबकि अब तक संविधान का मतलब अधिकार माना जाता रहा है, जो उसके द्वारा देश के नागरिकों को मिलता है। महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। लेकिन पीएम मोदी की इन बातों से संविधान का संबंध अब न सिर्फ अधिकार बल्कि कर्तव्यों से जुड़ गया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर रास्ता कर्तव्य का चुना जाएगा तो उसके जरिए अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है। कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने क्यों अधिकारों के साथ साथ अपनी बातों में कर्तव्यों को इतनी ज्यादा अहमियत दी है। इसे समझने के लिए संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को जानना होगा। मौलिक अधिकार तो शुरू से ही संविधान का हिस्सा थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में हुए संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 6 मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण का विरोध, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार हैं, जबकि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, कानून का पालन और सम्मान, देश की एकता अखंडता की रक्षा, भाईचारा बढ़ाना, विरासतों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक खोजों पर जोर देना शामिल है। अगर पीएम मोदी की बातों पर ध्यान दें तो उनके मुताबिक अगर देश कर्तव्यों पर जोर देगा तो ये सारे मौलिक अधिकार उन्हें अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी कर्तव्य हैं उनका पालन करने के बाद जो नतीजे आएंगे वो सीधे तौर पर मौलिक अधिकार होंगे। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह के साथ प्रशांत की रिपोर्ट। और अब महंगाई की बात, ये आपसे सीधा ताल्लुक रखती है। टमाटर छोड़ दीजिए, करीब करीब हर सब्जी अब महंगी हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी की थाली से सब्जियां अब गायब हो रही हैं, और ये सच है। सब्जी की दुकान पर जाकर लोगों को सोचना पड़ रहा है कि वो खरीदे कि ना खरीदें, क्या खरीदें क्या छोड़ें। मेरी सहयोगी इला काज़मी दिल्ली की एक सब्जी मंडी पहुंची 100 रुपये लेकर। उन्हें जानना था कि 100 रुपये में इला खरीद क्या सकती है, एक दिन की सब्जी का इंतजाम वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है। आप देखिए। आसमान छू रहे हैं
टमाटर के भाव 80 रुपए से 100 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। ऐसे में आम आदमी की थाली से जरूर ये सारे व्यंजन गायब हो चुके हैं। अब आम आदमी जहां 1 किलो खरीदा करता था वहीं पाव भर में ही अपना काम चला रहा है। सब्जियों की महंगाई का आलम यह है कि वाकई थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। बढ़ती महंगाई किस तरह आम आदमी के खाने को बेस्वाद कर रही है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता इला काज़मी 100 रुपए लेकर सब्जी मंडी पहुंची। ये जानने के लिए कि क्या वो 100 रुपए में एक दिन खाने के लिए सब्जी खरीद पाएंगी। मेरे पास इस समय आप मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट देख रहे होंगे, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि 100 रुपए में आज मैं यहाँ पर कितनी खरीदारी कर पाती हूँ। दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि अगर 100 रुपए रोज के हिसाब से सब्जियों पर कोई खर्च कर रहा है तो क्या उसकी थाली में तीनों टाइम सब्जी मिल पा रही है या फिर उसे कटौती करनी पड़ेगी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं पत्ता गोभी हरी सब्जी लेते हुए। 35 रुपए की यहाँ पर 1 किलो पत्ता गोभी 35 रुपए की है। चलिए देखिए, पहले मेरा पहला खर्च हो रहा है 35 रुपए। इतना तो हमारा बजट नहीं है कि 1 किलो के टमाटर हम लोग खरीदें, इसलिए पाव भर टमाटर को ही तौल दीजिए। जरा पाव भर तौलिए ना, कितना हुआ पाव भर? 20 रुपए। मेरे पास 5 रुपए कम कर दीजिए आंटी, 15 रुपए ही छुट्टा मिल रहे हैं। यानी आधा किलो पत्ता गोभी और पाव भर टमाटर में हमारे आधे पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन 3 टाइम सब्जी का काम इससे चलने वाला नहीं था। अब बचे थे सिर्फ 50 रुपए। कितने की बेच रही है प्याज? 30 रुपए किलो। 30 रुपए 30 रुपए किलो। अच्छा, तो एक काम करिए, आधा किलो तौल दीजिए ये प्याज। 15 रुपए ये लीजिए, यहाँ पे गए मेरे 15 रुपए और। तो ये कितने का दे रहे हैं आलू आप? 25 रुपए किलो। इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? मैडम पीछे से ही महंगा आ रहा है तो क्या करें। 15 रुपए हुआ ना, तो अच्छा 10 रुपए और 20 रुपए बचेंगे मात्र मेरे पास। अब मूली कितने की दे रहे हैं? 20 रुपए किलो। 20। एक ही दे दीजिए फिर। ये मूली भी अगर सलाद के रूप में खाना हो तो शायद आम आदमी को छोड़ना पड़ जाएगा कुछ दिन में। ये लीजिए, कितना हुआ इसका? 5 रुपए। या ये लहसुन कितना दिया? 1 पाव 30 रुपए का। पाव भर कितने का पड़ेगा? पाव भर भी 20 रुपए का पड़ेगा। 2-3 लहसुन चढ़ा दिए, वो तो आ जाएंगे 10 रुपए में आ जाएंगे। 5 रुपए का ये चढ़ा दो और 5 रुपए का ये अदरक चढ़ा दो। धनिया कितने का दे रहे हैं? 15 रुपए का पाव धनिया दे रहे हैं आप। 15 रुपए का पाव भर धनिया भी शायद हमारी जेब में नहीं है। अब हमारे बजट में ये आखिरी के 10 रुपए हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है सब्जियाँ लेने की, लेकिन आप ज़रा एक बार ये तस्वीरें देखिए कि कितनी सब्जियाँ मैं ले पाई हूँ इन पूरे 100 रुपए में। एक मुझे यहाँ पर अदरक मिला है, 4 लहसुन मिले हैं, एक यहाँ पर मुझे मूली मिली है क्योंकि एक ही मूली उस समय पे मेरे बजट में आ रही थी। आधा किलो ये प्याज है मेरे हाथ में, पता भी नहीं चल रहा है जिसका वजन अभी मुझे। और ये आधा किलो प्याज हो गई। और मेरे हाथ में ये देखिए, आजकल सोने से भी ज़्यादा महंगा और एकदम वीआईपी हो गया है टमाटर। कि 4 लोगों का परिवार इतने कम सब्जियों में आखिर कैसे गुजारा करेगा, क्योंकि ये एक समय भी 2 इंसान से ज़्यादा लोग शायद इतनी सब्जियां नहीं उनको कम पड़ जाएंगी। ऐसे में आम आदमी को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।